Hello everyone, welcome again for chemistry lecture with a new topic, green chemistry and nano chemistry. हम स्टार्ट करने वाले हैं, but before going to start green chemistry and nano chemistry, let us focus on some questions of polymer chemistry from exercise. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमने देखा है क्वेश्चन 1 जो है वो तो आपका MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 जो है आंसर द फॉलोइंग इन 1 सेंटेंस, वो आप कर सकते हो वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ से मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि राइट द नेम्स ऑफ क्लासेस ऑफ पॉलीमर्स फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड डिस्क्राइब ब्रीफली देयर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे हमने 4 क्लास देखे थे पॉलीमर्स के, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर, एंड यू हैव टू डिस्क्राइब ब्रीफली बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक हाउ द स्ट्रक्चर इट इज़ टफ है या इलास्टिक नेचर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। इट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बट जस्ट मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि कैसे आंसर्स आपको लिखने हैं। राइट रिएक्शंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 पता है हमें कैसे लिखते हैं हम लोग। नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम जो है उसका रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन होके नाइलॉन 6 बनता है। टेरिलीन में इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टरथैलिक एसिड, ये दो लेके हम लोग वहाँ पे टेरिलीन का प्रिपरेशन करते हैं। टेरिलीन को डेक्रोन कहा जाएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉलिस्टर एज वेल, बिकॉज पॉलिस्टर फाइबर भी उसे कहा जाता है। राइट स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल रबर एंड नियोप्रीन रबर अलॉन्ग विद द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ देयर मोनोमर। काफ़ी सिंपल सा सवाल है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। नेचुरल रबर क्या है और नियोप्रीन रबर क्या है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो मोनोमर हम यूज़ करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो थोड़ा देख लेना होगा आपको। नेम द पॉलीमर टाइप इन विच फॉलोइंग लिंकेज इज़ प्रेजेंट। ये जो लिंक दी है आपको, ये ईस्टर लिंक है। ठीक है, ईस्टर लिंक कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कौन कौन से पॉलीमर में प्रेजेंट होती है, वो पॉलीमर के सिर्फ आपको नाम देने हैं कि पॉलिस्टर लिंक है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी। राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक रबर। SBR मतलब बुना S जिसे कहा जाएगा, बुना N नियोप्रीन रबर, पता है आपको ये चीज़। मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं। क्वेश्चन 3 में अगेन हम जा रहे हैं 7th क्वेश्चन पे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग मोनोमर। मोनोमर दिए हुए हैं आपको, एक है डायोल दिया हुआ है और दूसरा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मिलेगा क्या आपको यहाँ पे, पॉलिस्टर लिंक। ये रिजेंबल किससे कर रहा है, समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा आपके। ये रिजेंबल कर रहा है बेसिकली आपके टरथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो पॉलीमर बनता है जिसे टेरिलीन कहा जाता है, उससे ये चीज़ रिजेंबल कर रही है। यहाँ पे NH2 CH2 5 टाइम COOH इप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड ये दिया हुआ है। इससे कौन सा पॉलीमर बनता है, टेक्स्ट बुक में मेंशन है, प्लीज़ एक बार देख लेना। नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इन नेचुरल रबर। नेचुरल रबर के रिपीटिंग यूनिट्स, रिपीटिंग यूनिट्स का मतलब क्या होता है, मोनोमर कौन से है वो आपको लिखने हैं एंड उसका स्ट्रक्चर भी बनाना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलीमर एज नेचुरल एंड सिंथेटिक, ये तो आपको आना ही चाहिए बाय एनी मीन। सेल्यूलोज है, उसमें प्रोटीन है, स्टार्च है। ठीक है, सो ये जो है वो तो नेचुरल ही है। ठीक है, वो तो कहीं बन नहीं रहे। ऑर्लॉन जो है वो वहाँ पे सिंथेटिक है। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, वो एक्चुअल में नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में रिड्यूस सिलेबस में है ये, बट पता होना चाहिए कि फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है तो ये सिंथेटिक पॉलीमर होगा। सेल्यूलोज है, पॉलीस्टायरीन, स्टायरीन जो होता है C6H5CH2, वो जो एक स्ट्रक्चर बनता है स्टायरीन का, उससे पॉलीस्टायरीन वहाँ पे प्रिपेयर होता है, बताया है वो एडिशन पॉलीमर है। और ये कौन से कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल है या सिंथेटिक है, ये आपको देखना है। सिलिकॉन्स जो बनते हैं वो भी वहाँ पे क्या है। व्हाट आर द सिंथेटिक रेजिन्स, सिंथेटिक रेजिन्स क्या होते हैं। नेम सम नेचुरल एंड सिंथेटिक रेजिन। अब रेजिन का क्या मतलब है,
वो फाइबर की बात कर रहे हैं, पॉलीमर की बात कर रहे हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक रेजिन, राइट एग्जाम्पल ऑफ बोथ। मतलब थर्मोसेटिंग पॉलीमर एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के बारे में आपको डिस्कशन करना है, राइट। नेम एंड फॉर्मूला ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम विच बेकेलाइट इज़ मेड। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है क्योंकि बेकेलाइट जो है वो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड एंड रिलेटेड रेजिन है, तो वो टॉपिक रिड्यूस्ड सिलेबस में है, वो वहाँ से निकाल दिया गया है टेक्स्ट बुक से, तो ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ये काफ़ी सिंपल है। आइडेंटिफाई कंडेंसेशन पॉलीमर्स एंड एडिशन पॉलीमर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। मैंने आपको कहा है कि कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमर जो होते हैं, जनरली एडिशन पॉलीमर में क्या होता है कि एक ही यूनिट n टाइम्स आपको मिलता है। जैसे फर्स्ट वाला ए देखो आप, पॉलीस्टायरीन का एग्जाम्पल है, तो ये एडिशन पॉलीमर है। दूसरा भी जो बी दिया हुआ है 1,3-ब्यूटाडाइन है, ठीक है, यही ए भी एडिशन पॉलीमर है। तीसरा जो है वो कंडेंसेशन है, चौथा जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। कंडेंसेशन पॉलीमर में ये होता है कि वहाँ पे दो मोनोमर जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं बाय रिमूवल ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल। यहाँ पे जितना आपने पढ़ा है उसमें वाटर मॉलिक्यूल का ही रिमूवल आपने अभी तक पढ़ा है, तो ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइलॉन 6 पता है, लास्ट में पढ़ा था हमने। एक्सप्लेन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, विच वल्कनाइजिंग एजेंट आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग सिंथेटिक रबर। बहुत ही सिंपल है, सल्फ़र हम यूज़ करते हैं वल्कनाइजेशन करने के लिए। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या है, क्यों किया जाता है, उस पर शॉर्ट नोट भी आ सकती है, वो मैंने बताया भी था और वो टेक्स्ट बुक में भी आपके मेंशन है। सिंथेटिक रबर जो है जैसे नियोप्रीन है, बूना एन है, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उन्होंने बताया है कि एक जो रबर का पार्ट हमने देखा था उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने लिया था, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो हमने यूज़ किया था एज अ वल्कनाइजिंग एजेंट। सो कहाँ पे सल्फ़र यूज़ हो रहा है, कहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज़ हो रहा है, दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड राइट डाउन द आंसर। What is mean by LDP, HDP, low density polyethylene and high density polyethylene? Mention the basic difference between the same with suitable examples. क्या है बेसिक डिफरेंस, क्या है? लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन जो है वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी लो है, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है। हाई डेंसिटी है मतलब वॉल्यूम कम है वहाँ पे। तो समझ लेना कि स्ट्रक्चर जो होगा वो कॉम्पैक्टली अरेंज होगा या वो जो स्ट्रक्चर्स रहेंगे वो ब्रांच की तरह एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, वो देखो और लिखो। सिंपल है। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ टेफ्लॉन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेफ्लॉन के यूजेस भी वहाँ पे पूछे गए हैं। बाकी जो है वो स्ट्रक्चर्स दिए हैं, यू विल हैव टू कैटेगराइज इनटू स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर। सी स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है ना वो बेकेलाइट का स्ट्रक्चर है, एंड बेकेलाइट इज़ अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर। ये मैं आपको बता रही हूँ, वो इसमें नहीं है, आपके इवैल्यूएटिव सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस्ड में है, बट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 5, हाउ इज़ पॉलीथीन मैन्युफैक्चर्ड। पॉलीथीन कैसे बनाया जाता है, गिव देयर प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। पॉलीथीन कैसे बनाया जाता है, देखो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ यूजेस दिए हैं, बट पॉलीथीन में दो पार्ट्स बनते हैं ना, एक HDP है और एक LDP है। इज सिंथेटिक रबर बेटर देन नेचुरल रबर, इफ़ सो इन व्हाट रिस्पेक्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट सा सवाल है ये कि सिंथेटिक रबर जो है वो नेचुरल रबर से अच्छा है, या कौन से एस्पेक्ट या कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में वो अच्छा होगा या नहीं होगा, वो भी लिखना है। राइट। मेन स्पेशलिटीज़ ऑफ बूना एस एंड नियोप्रीन रबर, मेन स्पेशलिटीज़ क्या है उनकी। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रीन एंड पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। आइसोप्रीन क्या है और उससे कौन सा पॉलीमर प्रिपेयर हो रहा है, सब भी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, इसलिए मैं फिर से नहीं बता रही हूँ, ये मैं बताती हूँ अभी। एक्सप्लेन इन डिटेल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर। कोई भी एक एडिशन पॉलीमर आप लो, या तो फिर आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिया है आपको एडिशन पॉलीमर का, और जो उन्होंने दिया हुआ है कि चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन, 3 स्टेप्स में ये हो जाता है, तो वो भी आप वहाँ पे एग्जाम्पल उठा के लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। ये था पॉलीमर का पूरा टॉपिक। पॉलीमर के टॉपिक में आपको एक चीज़ करनी होगी,
पॉलीमर जो फॉर्म हो रहा है वो और मोनोमर, उस पर फोकस ज़्यादा आपका होना चाहिए। ये पॉलीमर का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री की तरफ। अब सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट है यहाँ पे, ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे एंड देन वी विल बी थिंकिंग अबाउट नैनो केमिस्ट्री। ठीक है, नैनो केमिस्ट्री का बहुत ही छोटा सा पार्ट उन्होंने वहाँ पे दे के रखा है, बट पढ़ेंगे ज़रूर, ये इतना कंफर्म है। 3 मार्क्स का ये चैप्टर है, मैक्स टू मैक्स 4 मार्क्स। हमें 3 मार्क का हो 4 मार्क का हो, लेक्चर्स मिस नहीं करने, लेक्चर्स जो है वो स्किप नहीं करने। एक मैं बता रही हूँ आपको, रीडिंग अगर आप 2-3 बार इस टॉपिक का अच्छे से करोगे, ठीक है, तो ये टॉपिक अपने आप इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप आपकी तरफ से भी एग्जाम्पल्स वहाँ पे लिख सकते हो, या आप आपकी तरफ से भी इलस्ट्रेशंस, एक्सप्लेनेशंस दे सकते हो। इतना सिंपल टॉपिक है। तो बेसिकली ये है कि ये जो ग्रीन केमिस्ट्री है, पहले ग्रीन केमिस्ट्री पे फोकस करते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्यों लगी है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है क्योंकि अभी तक आपने बहुत से चैप्टर्स पढ़े, राइट फ्रॉम हैलोजन डेरिवेटिव्स टू पॉलीमर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एज अ होल हम ऐसा बोल सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे ऑर्गेनिक की, बट चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, फिज़िकल हो, हर एक के एस्पेक्ट अलग है। हर एक कहीं ना कहीं आपको एप्लीकेशन लेवल पे मतलब एप्लीकेशन लेवल पे कहीं ना कहीं हम वहाँ पे उसको यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं। हेलोजन डेरिवेटिव्स हो, चाहे अल्कोहल फिनॉल है, चाहे अल्डिहाइड कीटोन है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, चाहे वो हम बोल सकते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री है, इट हैज़ अ वाइड एप्लीकेशन। केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो या जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आपने स्टडी किया है, उसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे बोलो, कमर्शियल लेवल पे बोलो, एप्लीकेशंस काफ़ी सारे वहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एप्लीकेशंस तो बढ़ रहे हैं, यही टेक्स्ट बुक में आपने मेंशन किया है उन्होंने कि इस तरीके से एप्लीकेशन बढ़ रहे हैं कि केमिस्ट्री एक तरीके से लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। लाइफ में जितने भी यूजेस हम कर रहे हैं केमिस्ट्री के, वो यूजेस के साथ साथ लाइफ एक तरीके से इम्प्रूव भी वहाँ पे हो रही है। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है। कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट्स भी उसके साथ हमें दिखाई पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम बोल सकते हैं कि जितना हम केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, जितना हम केमिस्ट्री एज अ साइंस का यूज़ करके जितने मटेरियल, जितने कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं, वो कंपाउंड्स कहीं ना कहीं तो अच्छे यूजेस के लिए हम यूज़ करते हैं, बट उस यूजेस के बाद जो हो रहा है वो काफ़ी वहाँ पे क्या है, हज़ार्डस हो सकता है टू एनवायरनमेंट। अब एनवायरमेंटल साइंस जो है या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है उसके बारे में हमने पढ़ रखा है। एनवायरमेंटल साइंस हमें पता है। एनवायरमेंटल साइंस में हमें यही चीज़ सिखाई जाती है वहाँ पे कि कुछ ऐसी पॉइंट्स हमें डिस्कस करने पड़ेंगे इस टॉपिक में। केमिस्ट्री का तो यूज़ करना है हमें, ये तो इम्पॉर्टेंट है कि केमिस्ट्री का यूज़ तो हम करके रहेंगे, बट वो केमिस्ट्री का यूज़ ऐसा होना चाहिए कि वो केमिस्ट्री का यूज़ करने के बाद कोई भी यहाँ पे इस तरीके से यूज़ ना करे कि जिसकी वजह से अभी प्रेजेंट में हम उस चीज़ का यूज़ करते जाएंगे और फ्यूचर के जनरेशन्स में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, ऐसे केमिकल प्रोसेसेस, ऐसे केमिकल्स हम क्या कर सकते हैं, उसके अल्टरनेटिव्स हमको ढूंढने पड़ेंगे, एंड दैट इज़ नथिंग बट अ ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने कहा है यहाँ पे कि सपोज़ जो पॉल है, पॉल टी एनास्टास करके एक पर्सन है, उन्होंने ये ग्रीन केमिस्ट्री का जो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है वो कॉइन किया है वहाँ पे, कि उन्होंने ये कहा है कि हम यूज़ कर सकते हैं केमिस्ट्री का, हम यूज़ करें, हम हमारा लाइफ इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करें। लाइफ इम्प्रूव करने के साथ साथ ख्याल भी रखो कि एनवायरनमेंट में उसका कुछ हज़ार्डस इम्पैक्ट वहाँ पे दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, वो हमें वहाँ पे सोचना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये होता रहता है कि देखो सिंपल से प्रॉब्लम से
कि केमिस्ट्री का यूज़ आप कर रहे हो तो साथ ही साथ पोल्यूशन एक पर्टिकुलर लेवल पे आप बढ़ा रहे हो। पोल्यूशन मतलब आप एयर पोल्यूशन को बढ़ा रहे हो, बिकॉज बहुत सारे केमिकल फैक्ट्रीज़ जो होते हैं उसमें बड़ी बड़ी वो चिमनीज़ होते हैं, वहाँ से धुआं बाहर निकलता रहता है, कंटिन्यूअसली वहाँ से स्मोक वगैरह बाहर निकलता रहता है। उससे क्या होने वाला है, एयर पोल्यूशन वहाँ पे होगा। वाटर पोल्यूशन आप कैसे बढ़ा रहे हो, वाटर पोल्यूशन में जो सीवेज है, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई भी केमिकल फैक्ट्री है या कोई भी केमिकल प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री है, तो वहाँ से जो एक पर्टिकुलर पानी बाहर निकलता है, वेस्ट वाटर कहा जाएगा, वो जो पर्टिकुलर वेस्ट वाटर है वो काफ़ी सारे एफ्लुएंट्स के साथ बाहर निकलता है, काफ़ी सारे केमिकल्स के साथ बाहर निकलता है। अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली वो जो पर्टिकुलर पानी होगा वो कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी वाटर सोर्स में क्या होगा, मिक्सअप होगा, क्रिएट होगा वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि सॉइल पोल्यूशन भी वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ हम कर रहे हैं। तो जब हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, हम वहाँ पे केमिकल्स ही तो डाल रहे हैं वहाँ पे सॉइल में। वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, एक पर्टिकुलर मेजर में हो तो ठीक बात होती है, अदरवाइज इट क्रिएट्स अ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल का जो एक पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि टेक्सचर होता है, सॉइल का टेक्सचर, और यू कैन से कंपोजिशन ऑफ सॉइल, इट हैज़ टोटली चेंज्ड, नाउअडेज इट हैज़ टोटली चेंज। सो सॉइल पोल्यूशन भी क्रिएट हो गया। अब हम बोलेंगे कि धीरे 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 पोल्यूशन अगर बोले तो नॉइज़ भी क्रिएट होता है। काफ़ी बार ये भी चीज़ होती है कि जो लोग फैक्ट्रीज़ या जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ है उनके आसपास रहते हैं, तो जो केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से पर्टिकुलर स्मेल तो बाहर ही निकलती है, बट कुछ आवाज़ें वगैरह भी आती है, तो एक तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन भी क्रिएट होता है। नॉइज़ पोल्यूशन इतना नहीं, बट एयर पोल्यूशन, साउंड, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, तीनों बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ रहे हैं। एज़ फार एज़ ये भी पॉइंट हमको कंसिड्रेशन में रखना है कि एट द सेम टाइम उन्हीं प्रोडक्ट्स का यूज़ करके हम हमारा लाइफ भी क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। सो ये अगर हो रहा है, मतलब हमें केमिस्ट्री का यूज़ करके लाइफ भी इम्प्रूव करना है, एट द सेम टाइम वो केमिस्ट्री के प्रोसेसेस का यूज़ करने के बाद कुछ भी पॉल्यूशन या कोई भी हज़ार्डस इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट पे। दोनों को हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, एंड दैट इज़ नथिंग बट आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मीनिंग क्या होता है, अभी तक पढ़ा है आप लोगों ने 10th तक, 11th 10th में, जिनका ज्योग्राफी अच्छा है, जिनको वहाँ पे इंटरेस्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्जैक्टली क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अभी प्रेजेंट में आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो आपका लाइफ इम्प्रूव करने के लिए, आपके लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, वो आप इम्प्रूव करो, बट एट द सेम टाइम वो इम्प्रूव करते करते ये भी ध्यान रखो कि आज हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं या आज हम ये चीज़ वहाँ पे एप्लीकेशन लेवल पे यूज़ कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट या इससे बाहर निकलने वाले जो भी प्रॉब्लम्स है उनका इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशन पे ना हो। इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें बैलेंस करना होता है। सो बेसिकली यही है कि डेफिनेशन उन्होंने आपको दे के रखी है यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, और ये पॉइंट को अंडरलाइन कर लो, टेक्स्ट बुक लेके आप प्लीज़ बैठो ग्रीन केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि ये पॉइंट्स मुझे आपको यहीं पे अंडरलाइन करके देने पड़ेंगे। जैसे ग्रीन केमिस्ट्री जो है, द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री वॉज कॉइन्ड बाय पॉल टी एनास्टास। एनास्टास जो एक पर्सन है, उन्होंने यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एक ग्रीन केमिस्ट्री की टर्म है ये दी है, उसे अंडरलाइन करो बिकॉज ये MCQ का क्वेश्चन बन सकता है। डेफिनेशन दी है उन्होंने, ग्रीन केमिस्ट्री इज़ द यूज़ ऑफ केमिस्ट्री फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन बाय एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिज़ाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज़ ऑफ जनरेशन ऑफ हज़ार्डस सब्सटेंस। मतलब ग्रीन केमिस्ट्री में करना क्या है, डेफिनेशन तो एज इट इज़ आपको करनी पड़ेगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं आपको समझा रही हूँ एग्जैक्टली आपको करना क्या होता है वहाँ पे। ग्रीन केमिस्ट्री में आप केमिकल प्रोडक्ट्स बनाओगे, ठीक है,
ग्रीन केमिस्ट्री में केमिकल प्रोडक्ट जो है वो हम बनाएंगे, बट वो प्रोडक्ट जब हम बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि वो प्रोडक्ट जब बन रहे हैं या वो प्रोडक्ट के प्रोसेसिंग में कहीं ऐसा नहीं हो रहा ना कि एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा हज़ार्डस इम्पैक्ट हो रहा है, ये आपको रिमूव करना है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम वो केमिकल प्रोडक्ट के जो प्रोसेसेस है, जिस प्रोसेस से वो केमिकल प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोसेस को ही ऑल्टरनेट कर देंगे, वो प्रोसेस को ही चेंज कर देंगे। सो दैट इज़ नथिंग बट अ ग्रीन केमिस्ट्री। सो ये ग्रीन केमिस्ट्री और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो अभी बताया मैंने आपको, बट वी विल हैव अ सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री के कुछ प्रिंसिपल्स हमारे पास है, वो प्रिंसिपल्स यहाँ पे है दिए हुए हैं, लगभग 8 से 9 प्रिंसिपल्स वहाँ पे दिए हैं और प्रॉपर इलस्ट्रेशन के साथ उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं। लेकिन इलस्ट्रेशन में उन्होंने किया क्या है कि ग्रीन केमिस्ट्री में ये किया जाता है और इसका एक एग्जाम्पल। फिर से सेकंड प्रिंसिपल, ग्रीन केमिस्ट्री में ये भी किया जाता है, फिर उसका एक एग्जाम्पल। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने एक चीज़ वहाँ पे कही है, मतलब एक मैंने सेंटेंस वहाँ पे कह दिया, ठीक है, कि ग्रीन केमिस्ट्री का यूज़ हमें करना है किस चीज़ के लिए, केमिकल प्रोडक्ट्स तैयार तो करने हैं, बट एट द सेम टाइम केमिकल प्रोडक्ट जब बन रहे हैं, जिस प्रोसेस से बन रहे हैं, वो प्रोसेस से अगर एनवायरनमेंट पे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है तो वो इम्पैक्ट कम करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है, या कुछ प्रिंसिपल्स को, या कुछ जो भी हम बोल सकते हैं कि रूल्स रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना है। तो ये प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वन बाय वन वो हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। एक एक प्रिंसिपल में आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। काफ़ी आसान से है ये, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो है ये रीडिंग का पार्ट है। मैंने पहले भी कहा है आपको, जितना रीडिंग करोगे, जितना आप यहाँ पे 2-3 बार नहीं, 5 बार 6 बार ये लेसन पढ़ोगे, तब आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट अस स्टार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। और ग्रीन केमिस्ट्री के जो डेफिनेशन मैंने अभी बताई है, वो डेफिनेशन को अच्छे से करो, वहाँ पे अंडरलाइन कर लो। डेफिनेशन आपको वैसे ही लिखनी पड़ेगी, सोच समझ के लिख लेना। डेफिनेशन जब लिखते हैं हम लोग तो सोच समझ के वहाँ पे लिखनी चाहिए। सो नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स। यहाँ पे उन्होंने ऐसे दिया है, एक्चुअल में फर्स्ट प्रिंसिपल में उनका ये बोलना है, वेस्ट मटेरियल क्रिएट ही ना हो, ये पहले हमें देखना चाहिए। अगर वेस्ट मटेरियल क्रिएट हो रहा है तो वो वेस्ट मटेरियल किस तरीके से इमिडिएटली क्लीन अप हो जाए, वो भी देखना पड़ेगा। पर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बाय प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा नहीं बनने चाहिए। केमिकल प्रोसेसेस हमें ऐसे अप्लाई करने चाहिए कि जहाँ पे ज़्यादा बाय प्रोडक्ट्स भी नहीं बनने चाहिए, ठीक है। मतलब ये मैं हमेशा बोलती आई हूँ, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेसन्स हमने पढ़े हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी हमने किया है। मैंने नंबर ऑफ़ टाइम्स ये पॉइंट आपको कहा है कि जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग आता है एक टिपिकल पर्टिकुलर कंपाउंड का, जैसे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनॉल, कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जब आता है तब भी मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी कि जब हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल या कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का, तो वो कंपाउंड आपको ज़्यादा परसेंटेज में मिलना चाहिए, ना ही बाय प्रोडक्ट ज़्यादा परसेंटेज में मिलनी चाहिए। तो वही प्रोसेस हमारे लिए अच्छी या इंडस्ट्रियल प्रोसेस बन सकती है कि जहाँ पे हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो हमें ज़्यादा परसेंटेज में मिल रहा है। उसके साथ साथ वेस्ट या बाय प्रोडक्ट अगर बन रहे हैं ज़्यादा, तो वो पर्टिकुलर प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉफिटेबल नहीं होती, और वो प्रोसीजर को इंडस्ट्रियल प्रोसेस में वहाँ पे कॉइन नहीं किया जाता। सो वही उन्होंने दिया है कि जो भी केमिकल प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हो एक पर्टिकुलर केमिकल प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, तो उसमें वेस्ट को आपको थोड़ा सा कम करना है। प्रोसेस ही ऐसी यूज़ करो कि केमिकल वेस्ट वहाँ पे कम से कम क्रिएट हो, या तो फिर वहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा तैयार नहीं होने चाहिए। बिकॉज़ हमेशा ये नहीं होगा कि बाय प्रोडक्ट जो रहेंगे वो गैशियस फॉर्म में रहेंगे। हो सकता है कि बाय प्रोडक्ट जो होते हैं वो अदर स्टेट्स में भी वहाँ पे हो सकते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में हो सकते हैं।
फिर उसके लिए अलग से सेपरेशन मेथड्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं। सो इट शुड नॉट हैपन वहाँ पे, कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम केमिकल प्रोसेस ही ऐसे यूज़ करें कि जहाँ पे केमिकल वेस्ट जो है वो ज़्यादा जनरेट ना हो। और उसमें और भी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे ZWT है, मतलब क्या, ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे वेस्ट जो है ना वो वहाँ पे मिनिमम होना चाहिए। जो भी केमिकल प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो बनाते समय जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है वो मिनिमम होना चाहिए या अप टू ज़ीरो वहाँ पे वो होना चाहिए। वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी मिनिमम और ज़ीरो। और ये भी हो सकता है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिया है ZWT टेक्नोलॉजी में, ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, उसमें ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है आप लोगों को, जो ये है कि वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वन सिस्टम, मतलब वन सिस्टम मतलब क्या है, वन केमिकल प्रोसेस, या जो एक केमिकल प्रोसेस केमिकल प्रोडक्ट प्रिपेयर करने के लिए जो केमिकल हम यूज़ करते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी अ सिस्टम। सिस्टम मतलब कोई अलग नहीं है यहाँ पे। वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वन सिस्टम शुड बी रॉ मटेरियल फॉर अदर। ये भी हो सकता है एक वेस्ट प्रोडक्ट है कि पर्टिकुलर एक केमिकल फैक्ट्री से बाहर निकल रहा हुआ एक वो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, बट वो वेस्ट प्रोडक्ट दूसरे केमिकल फैक्ट्री को रॉ मटेरियल की तरह वहाँ पे वो ट्रीट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे उन्होंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं। थर्मल पावर स्टेशंस जो होते हैं वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐश जो है वो जनरेट, बहुत सारा ऐश जनरेट होता है। अगर ये जो ऐश है ये ऐसे ही रखा तो हवा के बहाव से, वहाँ पे विंड स्पीड से वो जो है वो इधर उधर हो जाता है, वहाँ पे वो सॉइल का जो टेक्सचर है वो ख़राब कर सकता है। तो ये जो ऐश है उसका करना क्या है, वो क्या कर सकते हैं हम, वो जो थर्मल पावर स्टेशन ये एक वन इंडस्ट्री है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, ऐश, ठीक है, वो वहाँ पे जनरेट हो रहा है। वही ऐश हम दूसरे इंडस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, ब्रिक इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे ऐश जो होता है वो रॉ मटेरियल की तरह ट्रीट होता है। मतलब सीमेंट बनाते हुए या ब्रिक्स जो है वो हम बनाएंगे तो वहाँ पे ऐश एक रॉ मटेरियल लगता ही है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि थर्मल पावर स्टेशन में जो वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पे ऐश बन रहा है वही वेस्ट प्रोडक्ट acts as a raw material for brick industry and cement industry. That is going to be ZWT technology, ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है। और भी एक एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे कुछ ऐसे बहुत से केमिकल फैक्ट्रीज़ होते हैं, वहाँ से हम मशीनरीज़ वगैरह जो है उसका क्लीनिंग करते हैं, या अदरवाइज़ भी एफ्लुएंट्स, मतलब वाटर और यू कैन से सीवेज कंटेनिंग नंबर ऑफ केमिकल्स, दैट इज़ गोइंग टू बी एफ्लुएंट। सो वो एफ्लुएंट वहाँ से बाहर निकलते। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो वाटर है, इसमें तो केमिकल है, इसका हम क्या करें। ये जो पानी है बेसिकली, ये पानी वहाँ पे कूलेंट वाटर की तरह भी ट्रीट हो सकता है वहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन में। थर्मल पावर स्टेशन में कूलेंट वाटर हम यूज़ करते हैं तो वो कूलेंट वाटर की तरह भी थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ होता है। या और भी अभी मतलब जस्ट हम बोल सकते हैं कि 5 to 10 ईयर्स बैक अगर हम जाए तो काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे क्रिएट हो गए थे। देखो आप थोड़ा सा एक दिमाग पे जोर डालो तो आपको पता है नहीं, आई डोंट नो, बट वहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि जो वेस्ट वाटर बाहर निकल रहे हैं, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि अभी ये केमिकल इंडस्ट्री की बात नहीं है, बट जो ये है रेसिडेंशियल एरियाज़ है, वहाँ से जो वेस्ट वाटर या सीवेज या टॉयलेट्स बाथरूम्स से जो पानी बाहर निकलता है उसका पर्टिकुलर प्रोसेसिंग करना है। और प्रोसेसिंग करने के बाद जो ये रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स रहते हैं वाटर के, इससे हम क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे क्रिएट करते हैं, वहाँ पे वो पानी क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड बेस्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग द सीवेज एफ्लुएंट्स एंड वाटर कंटेनिंग नंबर ऑफ केमिकल्स। सो दिस ये अगर यहाँ पे किया तो क्या हो सकता है, ZWT के अकॉर्डिंग ही हम जा रहे हैं, और ZWT के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल है फ्रॉम वन इंडस्ट्री, इट कैन बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंड इंडस्ट्री, दैट्स इट।
So this is the basic first principle of green chemistry. What is the first principle of green chemistry? Prevention of waste or byproducts. Prevention of waste or byproduct. Now we will be moving towards second principle of green chemistry, which is atom economy. Atom economy क्या है वो हम लोग देखेंगे. See students, atom economy. That is going to be a very important concept as far as principle of green chemistry is concerned. आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 341 पे एटम इकोनॉमी का इलस्ट्रेशन उन्होंने जो दिया है वो बहुत बढ़िया इलस्ट्रेशन है, और वो इलस्ट्रेशन उन्होंने एक पर्टिकुलर रिएक्शन लेके दिया है. ज़रूरी नहीं कि आप वही रिएक्शन लो, आप बाकी के रिएक्शन लेके भी एटम इकोनॉमी ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्शन आप निकाल सकते हो. मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ही, बट वो जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है वो आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो एक बार करके देखो. फार्मूला वेट यूज़ किए हैं वहाँ पे, काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल है. उन्होंने ये किया है कि जो आपका ये है ब्यूटानॉल है, तो ब्यूटानॉल से ब्रोमोब्यूटेन का प्रिपरेशन करना है. ब्यूटानॉल से ब्रोमोब्यूटेन का जब प्रिपरेशन करते हैं तो ब्यूटानॉल में NaBrH2SO4 वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है. तो एग्जैक्टली उनको क्या बोलना है वो एक थियोरेटिकल पार्ट में आपको बताती हूँ, और वो जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है वो सॉल्व करके आप वहाँ पे देखो. ज़रूरी नहीं कि एटम इकोनॉमी हम एक ही रिएक्शन की देखें. एटम इकोनॉमी आप बाकी रिएक्शन की भी निकाल सकते हो, बिकॉज वी नो वेरी वेल अबाउट फार्मूला वेट. आपको पता है कि कार्बन का वेट क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या है, ऑक्सीजन का क्या है. सो ये चीज़ें हमें पता है. हमें एटॉमिक वेट जो है उसके बारे में पता है, एटॉमिक मास के बारे में पता है. सो एटम इकोनॉमी हम किसी भी रिएक्शन के निकाल सकते. दैट इज़ नॉट मेन कंसर्न. सो ये यहाँ पे दिया हुआ है, वो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक कंसेप्ट समझा रही हूँ. एटम इकोनॉमी ये है कि इट रिड्यूसेस द वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम. अभी हमने देखा कि वेस्ट तो क्रिएट होता ही है, बट उसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट्स भी क्रिएट होते हैं. तो हमें उन्होंने ये कहा है कि केमिकल प्रोसेस ही ऐसे यूज़ करो ना कि जहाँ पे बाय प्रोडक्ट ज़्यादा जनरेट ना हो. ठीक है. सो अल्टीमेट एम क्या होगा, बाय प्रोडक्ट को फिर से आपको सेपरेट आउट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करनी पड़ेगी, फिर से उसमें से जो वेस्ट बाहर निकलेंगे, ये प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगी. इसलिए एटम इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी केमिकल प्रोसेस आपने अप्लाई की तो क्या हो सकता है, इट रिड्यूसेस द वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम. मोस्ट ऑफ द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द डिजायर्ड प्रोडक्ट. ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ बाई प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे उनको ये बोलना है कि केमिकल प्रोसेस ऐसी आप वहाँ पे अप्लाई करो, केमिकल प्रोसेस आप ऐसी चूज़ करो वहाँ पे कि जो केमिकल प्रोसेस से क्या हो, वहाँ पे एटम ऑफ रिएक्टेंट में जितने एटम है वो सारे के सारे यूज़ हो आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है वो प्रिपेयर करने के लिए, ना ही बाय प्रोडक्ट ज़्यादा बने. बाय प्रोडक्ट ज़्यादा वहाँ पे नहीं बननी चाहिए. एटम इकोनॉमी गिव्स मेजर ऑफ द अनवांटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन. एटम इकोनॉमी आपको एग्जैक्टली क्या देता है, एटम इकोनॉमी की जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या दे रही है आपको, इट गिव्स यू मेजर ऑफ द अनवांटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन. मतलब कितने प्रोडक्ट्स एक पर्टिकुलर रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं अपार्ट फ्रॉम योर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट. आपको प्रिपेयर करना है ब्रोमोब्यूटेन और वहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है और कुछ उसके साथ साथ, तो आपके अनवांटेड प्रोडक्ट जो बन रहे हैं या अनवांटेड अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट वहाँ पे जो बन रहे हैं, जो आपको नहीं चाहिए, वो प्रोडक्ट का परसेंटेज देने का काम, वो प्रोडक्ट का मेजर देने का काम कौन करता है, एटम इकोनॉमी करता है. सो वो अगर एक बार आपको पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये प्रोडक्ट अगर हमें प्रिपेयर करना है तो इतने परसेंटेज में आपको बाय प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो आप सोचोगे शुड वी अल्टरनेट द केमिकल प्रोसेस, अल्टरनेट केमिकल प्रोसेस को यूज़ करने का सोचोगे. सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एटम इकोनॉमी. सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट्स. ये एटम इकोनॉमी का यहाँ पे एक फॉर्मूला उन्होंने दिया है, काफ़ी सिंपल है, ये आपको करके देखना है. नहीं आ रहा है तो ठीक बात है, बट यहाँ पे करके देखो तो कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली. ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री है.
फर्स्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ा जो है वहाँ पे वेस्ट जो है वो कम करो, या एक इंडस्ट्री से बाहर निकल रहा हुआ वेस्ट कैन बी एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर अनदर इंडस्ट्री, ये हम यूज़ कर सकते हैं। ZWT के अकॉर्डिंग हम ये कर सकते हैं। और सेकेंड हमने देखा एटम इकोनॉमी, मतलब जितना आपने स्टार्टिंग मटेरियल लिया है, जितने आपने रिएक्टेंट्स लिए हैं, रिएक्टर नहीं बोल सकते, स्टार्टिंग मटेरियल जितना आपने लिया है, वो स्टार्टिंग मटेरियल के सभी एटम को ऐसे इनकॉर्पोरेट करना है कि वहाँ से आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ही बने, बाय प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। ये आपको निकालने के लिए एटम इकोनॉमी की कंसेप्ट काफ़ी हेल्प कर सकती है। और एटम इकोनॉमी के बारे में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एटम इकोनॉमी गिव्स यू मेजर ऑफ द अनवांटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन आप लो, कोई भी केमिकल प्रोसेस आप लो, वो केमिकल प्रोसेस में अनवांटेड प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं, वो अनवांटेड प्रोडक्ट्स को मेजर करने का काम या मेजर देने का काम, मेजर हम किससे निकाल सकते हैं, एटम इकोनॉमिक से, एटम इकोनॉमी से। बिकॉज वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ एटम इकोनॉमी। हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन हमारे सामने है, यहाँ पे इतनी इतनी उसकी एटम इकोनॉमी है, उस एटम इकोनॉमी को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा परसेंटेज हो वहाँ पे कि वहाँ पे बहुत बाय प्रोडक्ट ही बन रहे हैं, प्रोडक्ट आपका कम ही बन रहा है, तो ऐसे वक्त पे आपको क्या करना होगा, आपको अल्टरनेटिव केमिकल प्रोसेस का यूज़ करना होगा। सो दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट एटम इकोनॉमी। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग करने वाले जो लोग हैं या केमिकल इंजीनियरिंग जो करना चाहते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोसेसेस, ये सारे के सारे पॉइंट्स ग्रीन केमिस्ट्री के आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। एक होमवर्क मैंने दिया है, एटम इकोनॉमी के नीचे जो उन्होंने एक रिएक्शन की एटम इकोनॉमी निकाल के दिखाई है, वो आपको समझ में आ रही है या नहीं वो देखो। नहीं आ रही है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगी, बट समझ में आ गया होगा बिकॉज वी नो वेरी वेल अबाउट एटॉमिक मासेस एंड एक्स्ट्रा। जो भी एटॉमिक मासेस है वो पता है, अगर नहीं है तो आपके पास पीरियोडिक टेबल होता ही है, पीरियोडिक टेबल से देखो एटॉमिक मास क्या है। सो काफ़ी सिंपल से पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस हमें करने हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मूव करेंगे ग्रीन केमिस्ट्री का टॉपिक।